जय हिंद दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना आने वाले 2050 तक लगभग पूरे एशिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, जिसमें इंडिया की कुछ टेरिटरी भी शामिल है। इस तरह की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि चाइना अब अपनी जो विस्तारवादी नीति है, जिसमें आप जानते हो चाइना के द्वारा इस तरह के काम किए जाना कि मान लीजिए चाइना अगर भारत के कुछ टेरिटरी के ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो चाइना क्या करता है, थोड़ा सा पहले इतना अंदर आ जाएगा और फिर जैसे हमारी सेना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी तो वो यहीं पे रुक जाएगा। चाइना का ये नियम है कि सामने वाला देश अगर उसके ऊपर हमलेवार हो जाए या उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो चाइना पूरा जो युद्ध है, जो हमला करने की कोशिश है, उसको वहीं पे बंद कर देता है और जो जगह पे वो आ चुका है अंदर, वो वहीं पे अपना पूरा युद्ध विराम करने की सोचता है। तो मान लीजिए चाइना की सेना यहाँ तक इतना अंदर आ गई है तो वो उस समय पे जैसे हमारी सेना यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगी, वो उस युद्ध को वहीं पे बंद कर देगा। उसके बाद में उसकी जो सोल्जर्स है वो यहीं पे रह जाएंगे और ये जो टेरिटरी इतनी उसके अंडर में आई है तो वो पूरी की पूरी टेरिटरी को अपना हिस्सा बना लेता है। चाइना का यही नियम है और शुरू से ये नियम चाइना का चला आ रहा है, चाहे फिर वो अक्साई चीन वाले हिस्से के ऊपर आप देख सकते हो या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश हिस्से में, आप इधर डोकलाम वाले हिस्से में, तिब्बत वाले हिस्से में, कितने भी जितने भी हिस्से हैं चाइना के, आप सबके सब देख सकते हो। मंगोलिया तक का आधा हिस्सा चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। सोचिए, तो चाइना की जो ये विस्तारवादी नीति है, ये आने वाले समय में भारत और जो पूरे एशिया को बता रही है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, जिसमें एशिया का एक मेजर हिस्सा चाइना के कब्जे में आ जाएगा। दोस्तों, आपको सुनकर के ये आश्चर्य होगा कि रूस का कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में आ जाएगा आने वाले 50 साल के अंदर। चाइना आने वाले 50 साल में लगभग 6 से अधिक ऐसे युद्ध लड़ेगा जिसमें भारत भी इन्वॉल्व है, और वो युद्ध कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही हम एक ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे 1967 का भारत और चाइना के बीच हुआ क्लेश। उस क्लेश के बारे में आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, इस चीज के बारे में भुला दिया गया है या फिर इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। हमें हमेशा एक वही वॉर याद दिलाया जाता है जो है 1962 का, जिसमें हमें हार मिली थी। वही युद्ध के बारे में ज्यादा चर्चाएं की जाती है, लेकिन उस युद्ध के बारे में चर्चा ज्यादा नहीं की जाती है जिस युद्ध में भारत ने चाइना वालों को सबक सिखाया था। यानी कि इस 1962 के युद्ध के ठीक 5 साल बाद 1967 में हमने चाइना को नाथुला दर्रा से काफी अंदर तक खदेड़ फेंका था। चाइना के 300 से अधिक सोल्जर्स थे, उनको शहीद किया गया था। चाइना के अधिक से अधिक सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद चाइना के जो सोल्जर है वो पीछे कदम भागते हुए नजर आए थे। क्या है ये सारा मांजरा, क्यों ये सारी घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है, 1950 के अंदर चाइना की विस्तारवादी नीति के तहत चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा हासिल कर लिया। उसके बाद में 1959 में चाइना के द्वारा पूरा ऑफिशियल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि चाइना पूरी तरह से तिब्बत का हिस्सा बन चुका है, यानी कि तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा बन चुका है। हुआ क्या, जैसे ही तिब्बत के ऊपर हमला किया, तिब्बत के जो दलाई लामा है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर के शरण ले लिए। उसके बाद में अभी भारत ने तिब्बत के अंदर नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जैसे ही भारत ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, चाइना इस बात से तिलमिला उठा। इस तरह की बातें की गई, चाइना के द्वारा ये बयान दिया गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा नहीं है। अब ये बयान चाइना हमेशा से देता आया है। चाइना का ये बयान क्यों दिया जाना है, क्योंकि चाइना का कहना है कि तिब्बत के अंदर एक तिब्बत मठ और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है तवांग मठ। तिब्बत मठ के रिलीजन, तिब्बत मठ का कल्चर और इधर तवांग मठ का कल्चर दोनों के सेम है। अब तिब्बत मठ का हिस्सा किसको मानता है, वो तवांग मठ को। यानी कि उसका कहना है कि तिब्बत के कल्चर सेम है, रिलीजन सेम है, तो तवांग भी उसी का हिस्सा हुआ। अब चूंकि तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है तो चाइना कहता है कि दक्षिणी तिब्बत अरुणाचल प्रदेश हुआ, जो कि हमारा ही हिस्सा है, यानी कि चाइना का हिस्सा है। तो ये जो घुमा फिरा करके बात करता है चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाने की, ये चीज हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। हुआ क्या, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में चाइना क्या करता है, ये यहाँ तक कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ गांव बसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े जो हैंगर से वायुसेना के वो बनाने की कोशिश करता है। चाइना के द्वारा यहाँ पे कैंप्स बनाए जाते हैं और जो उसके लोग वगैरह है वो यहाँ पे लाने की कोशिश करता है, डिप्लॉय करता है। ये मामला हम समझे। उसके बाद में जैसे ही आपको ये समझ में आता है आगे, ये रहा डोकलाम, और डोकलाम के नीचे देखोगे तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और उसके जस्ट साइड में लगा हुआ है हमारा सिक्किम। सिक्किम वो हिस्सा है जिसको चाइना ने कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। चाइना का कहना है कि सिक्किम भारत का है ही नहीं, ये कोशिश करता है चाइना। अब चाइना ये इसलिए कोशिश करता है क्योंकि चाइना चाहता है सिक्किम को मैं अपना बना लूं। इसीलिए वो क्या करता है, ये जो यहाँ पे एक नाथुला दर्रा सिक्किम के पास में, जो कि इधर तिब्बत वाले रास्ते में निकलता है भारत से होकर के, ये नाथुला दर्रा के पास में 1967 में भारत सरकार कुछ
तार फेंसिंग का काम कर रही थी। जैसे ही सरकार के द्वारा यहाँ पे तार फेंसिंग का काम किया जाता है, बीएसएफ के द्वारा जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके द्वारा तार फेंसिंग का काम किया जाता है, चाइना के द्वारा यहाँ पे भारत को धमकी दी जाती है। भारत को धमकी देते हुए चाइना कहता है कि अगर यहाँ पे इसी तरह का तार फेंसिंग का काम चला तो जो यहाँ के सोल्जर्स के साथ में होगा उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी, यानी कि भारत सरकार होगी। चाइना उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की धमकी इसके द्वारा दी जाती है और यहाँ पे जो है क्लेश होना शुरू हो जाता है। ये रहा वो नाथुला दर्रा, जिसमें इधर चाइना के सैनिक और इधर जो है भारत के सैनिक लगे हुए थे। हमने काफी अंदर तक जाकर के इनको यहाँ पे खदेड़ा था, चाइना के सैनिक को काफी पीछे तक निकाला था। यही वो हिस्सा है जहाँ पे भारत ने पहली बार चाइना के खिलाफ जीत हासिल की थी, क्योंकि चाइना के साथ में हमने 1962 में एक वॉर लड़कर देखा था, उस वॉर में हमको हार मिली थी। अब ये हार मिलने से हमको काफी ज्यादा जो हमारा मोरल था वो डाउन हो गया था। हमको ये लगने लगा था कि हम चीन से जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सोल्जर्स, हमारे वीर जवान, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम चाइना जैसे कंट्री को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि इसमें कैजुअलिटी हुई थी, हमारे जो 200 के आसपास सोल्जर्स थे वो इसमें शहीद हुए थे, लेकिन चाइना के 300 से अधिक सोल्जर इसमें शहीद हुए। उसके बाद में चाइना ने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली और चाइना यहाँ से भाग गया। ये देखिए 1967 का बार्टर सेट क्लेश, इसको बार्टर सेट क्लेश कहा जाता है चाइना के बीच में। इसमें बताया जाता है कि इंडिया अपनी जो विक्ट्री है वो भूल गया। आप लोगों ने देखा होगा, हम 1971 वॉर की बात करते हैं, हम 1948 में पाकिस्तान के साथ पहली बार हुए वॉर की बात करते हैं, हम 1999 में कारगिल वॉर की बात करते हैं, इसी तरह से ऑपरेशन मेघदूत चलाया उसकी बात करते हैं, हम 2025 में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी बात करते हैं, लेकिन हम 1967 में बार्टर सेट क्लेश के बारे में कोई बात नहीं करता। चाइना के साथ में ये युद्ध जीता, चाइना को हमने हराया, लेकिन ये बात क्यों नहीं की जाती? आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि जो हमारी विक्ट्री है हम उसी को ही भूल गए, हम उसी को याद नहीं करते, इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। आप लोगों ने अगर सुना है इस चीज के बारे में तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे पहली बार ही इस चीज के बारे में पता चला था, मैं खुद नहीं जानता था इससे पहले। ये देखिए, जैसे ही ये युद्ध हुआ था इसमें चाइना के 300 सोल्जर्स मारे गए थे और भारत के इसमें 200 सोल्जर्स जो है शहीद हुए थे। कैजुअलिटी हमें भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हुई थी, लेकिन हमारे वीर जवान यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए चाइना को धूल चटाते हैं और हरा देते हैं। दोस्तों 740 घंटे की बात है ये, जिसमें 11 सितंबर को यह घटना घटित होती है। ओवर 60 इंडियन एग्रेसर ट्रूप्स इंट्रूडेड इनटू चाइनीज टेरिटरी बाय क्रॉसिंग द चाइना सिक्किम बाउंड्री एट नाथुला। हमने हमारे जो सोल्जर्स है 60 से अधिक सोल्जर्स यहाँ से एंटर कर जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो नाथुला दर्रा है उसको पास कर जाते हैं। जैसे नाथुला दर्रा पास करके ये आगे बढ़ते हैं, अप टिल नून द इंडियन एग्रेसर ट्रूप्स ऑलरेडी किल्ड बाउंडेड 25 चाइनीज फ्रोनिचर गार्ड्स। चाइना के 25 से अधिक गार्ड्स की डेथ हो जाती है। यहाँ पे चाइना को ये समझ में आने लगता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। हम भारत को जिस तरह से पागल बना करके, इससे पहले आपको पता है 1962 में हमारे पंडित नेहरू चाइना की यात्रा पर गए हुए थे और चाइना से डील करके आए थे, चाइना के साथ में अच्छे व्यवहार, अच्छे रिश्ते बना करके आए थे, कह रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के नारे लगाए गए थे। हम विश्वास में थे कि चाइना हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हम जो है हमेशा से ये सोचते थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानी हमारे साथ में दगाबाजी कर सकता है, तो हम चाइना की तरफ से बेफिक्र थे। चाइना ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और उसी वक्त जो है हमला कर दिया। जैसे ही ये हमला हुआ हम प्रिपेयर नहीं थे, हमें ये हार झेलनी पड़ी। उसके बाद में, इस हार के बाद में कहते हैं पंडित नेहरू को धक्का लगा और पंडित नेहरू की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया उसकी वजह से। तो ये प्रॉब्लम बताई जाती है। दोस्तों बताया जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको ये चीज के बारे में काफी ज्यादा पहले से पता चल चुका था, इसीलिए चाइना ने सुभाष चंद्र बोस को मरवा दिया था। बताया जाता है कि चाइना की तरफ से ये सारी प्लानिंग जो है की गई थी। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट हेयर बाय लॉजेस द मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट सीरियस प्रोटेस्ट विथ द इंडियन गवर्नमेंट। भारत के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध दर्ज कराया इन्होंने। भारत के खिलाफ ये कह रहे थे कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप 1962 में हमारे ऊपर हमला करते हो, हमें हराते हो, धोखाधड़ी करते हो, फिर भी हम आपसे कुछ ना कहें, इतने शरीफ अगर बनेंगे तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? उसके बाद से हमने सोच लिया था कि हमें आगे निकलते जाना है, हमें तैयार रहना है कि किसी भी कंट्री के साथ में युद्ध हो जाए। दोस्तों अगर बात बताऊं मैं आपको, ये युद्ध को अंजाम किसने दिया था, जीत किसने हासिल करवाई थी हमारे साथ, तो ये थे हमारे ग्रेट मानेकशॉ, ग्रेट सेम मानेकशॉ जो है। इनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना, इनके द्वारा ये युद्ध लड़ना हमें ये विक्ट्री दिलाता है, जिसके बारे में आपने
सेम बहादुर जो विक्की कौशल की मूवी है वो भी देखी होगी। उसमें आपको ये पता चला होगा कि सेम बहादुर कौन थे, जो मानिक शाह है वो कौन थे। ये इतने बहादुर हुआ करते थे जिन्होंने, ये सोचिए, इतने कम सोल्जर्स होने के बाद, हमारे पास ठीक से खाने का नहीं था, हमारे सोल्जर्स के पास इतना खाने का नहीं हुआ करता था, उसके बाद हम चाइना को इस तरह से हराते हैं। इसके बाद में चाइना की जो नीति रही है विस्तारवादी, वो चाइना छोड़ने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट निकल करके आती है, पहले तो पेंटागन रिपोर्ट के बारे में हमने बात की थी जो अमेरिका के द्वारा निकाली गई, जिसमें बताया गया है 2027 में चाइना ताइवान को अपना कैप्चर में ले लेगा। और इसमें भी यही बताया गया, इसमें चाइना के अगले 50 साल के बारे में बताया गया, जिसमें चाइना 6 युद्ध लड़ने वाला है। जिसमें पहला जो युद्ध है यूनिफाई ताइवान 2020 से 25, आपने देखा होगा 2020 से 25 के बीच में चाइना ने ताइवान के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करने की कोशिश की थी, ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका हर बार बीच में आकर के बचाने की कोशिश करता था। पर अब अमेरिका के द्वारा एक पत्रकार ने पूछा ट्रम्प से कि आप ताइवान के मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे, तो पत्रकार को जो ट्रम्प साहब है वो कहते हैं कि ताइवान मुझसे बहुत दूर है, मैं ताइवान के बारे में अभी इतना सोचता नहीं हूं। तो चाइना को यहाँ पे समझ में आ गया कि ताइवान अभी फ्री है, ताइवान के ऊपर मैं हमला कर सकता हूं। तो आने वाले 2027 में, अगले साल तक, चाइना जो है ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा। दूसरा वॉर, जो वेरियस आइलैंड बताए जा रहे हैं साउथ चाइना सी में, जैसे में पार्सल आइलैंड वगैरह, बहुत सारे जो आइलैंड है, उन आइलैंड को कब्जा करने की कोशिश करेगा 2025 से 30 में। साउदर्न तिब्बत का साउदर्न हिस्सा किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को 2035 से 40 के बीच में अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि भारत को भी लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा चाइना से। आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध चाइना के साथ में हो सकता है भारत का। दूसरी तरफ जो है मंगोलिया, 2045 से 50 में मंगोलिया को पूरा अपने अंडर में ले लेगा चाइना। अभी मंगोलिया का कुछ हिस्सा जो है चाइना के अंडर में है, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा मंगोलिया पूरा चाइना की टेरिटरी बन जाएगा। चाइना इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार जता लेगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, रूस 2050 से 60 के बीच में रूस की जो टेरिटरी मंगोलिया से लगी हुई है उसके ऊपर चाइना का कब्जा होगा। ये रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना रूस के ऊपर अटैक करेगा और रूस को पूरा अपने अंडर में ले लेगा। तो सोचिए, रूस भी चाइना के अंडर में आ सकता है, ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। दोस्तों, चाइना एक वो कंट्री है जो ना रूस को छोड़ेगा ना भारत को छोड़ेगा, दोनों को निगलने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना को पता है कि रूस से इतना वो लड़ नहीं सकता, और भारत की जो इकोनॉमी है वो आने वाले समय में उसको जो है ओवरटेक कर सकती है। और भारत ही वो कंट्री जो साउथ एशिया के अंदर या पूरे एशिया के अंदर जो चाइना को टक्कर दे सकता है। इसीलिए भारत को उलझा करके रखने की कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है। चाइना के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि भारत दूसरी जगह पे उलझा रहे, जिससे कि वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ध्यान न दे पाए। तो ये भारत चाइना की नीति को समझ रहा है, और भारत इसीलिए अपने जो सोल्जर्स वगैरह है, अपने जो परमाणु बम है वो तैनात करके रखा है। अभी जो 12 परमाणु बम तैनात किए हमने क्यों किए? कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस लग रही है कि चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में कुछ बड़ा क्लेश हो सकता है। इसीलिए हम ये जो हमारी तैयारी है वो मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप इस युद्ध के बारे में पहले से जानते थे? आपको ये कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।